सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों फाइनली हम लेकर आ गए हैं ITCS की यूनिट 3। यूनिट 2 तक मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है पूरे सिलेबस के साथ, पिछले 3 साल के PYQs। तो इसके अंदर भी हम पूरा वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, उसके साथ हम पिछले साल के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स। सो हमारा इंडियन रिलीजन है, उसका एक ओवरव्यू लेंगे। प्री वैदिक रिलीजन एंड वैदिक रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी देख लेना। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, इसको अच्छे से ब्रीफली देखेंगे। सिक्स सिस्टम ऑफ एशियंट इंडियन फिलोसफी, ये भी देखने वाले हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे जगत गुरु माने जाते हैं। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट काफ़ी बार पूछा जाता है पिछली बार, तो ये भी देख लेंगे, ठीक है। और मॉडल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड फेमस पर्सनैलिटीज, ये हमारे हैं टॉपिक्स यूनिट 3 के, जिसको हम अच्छे से देखेंगे। तो आपको बस क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपको कोई भी नोट्स परचेज करने हैं, ठीक है। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन रिलीजन्स, ठीक है। सो ये हमारा 2021-22 में 2 मार्क्स में भी आया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको 2 मार्क्स के हिसाब से नहीं, आपको मतलब मैं टॉपिक बताऊंगा। मैंने आपको बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये 2 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। सो रिलीजन क्या होते हैं। रिलीजन इज द साइंस ऑफ सोल, यानी कि जो हमारी आत्मा होती है, सोल यानी कि जो हमारी आत्मा होती है, उसकी जो साइंस होती है, उसकी जो स्टडी होती है, वो हमारा क्या होता है, रिलीजन होता है। तो देखो, मोरलिटी एंड एथिक्स, मोरलिटी एंड एथिक्स ही हमारे क्या है, रिलीजन के फाउंडेशन है, ठीक है। इन दोनों पर ही बेस्ड है हमारे जो रिलीजन्स हैं। रिलीजन हैज बीन सेंट्रल टू द इंडियन लाइफ सिंस एशियन टाइम्स, ठीक है। इंडिया के अंदर ना रिलीजन को बहुत ज़्यादा मतलब माना जाता है, बहुत एक गुड बुक्स में माना जाता है रिलीजन्स को, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर एक इंडियन के लाइफ के अंदर, ठीक है। रिलीजन इट टुक्स ऑन वेरियस फॉर्म्स टू सूट डिफरेंट ग्रुप्स देयर नीड्स, ठीक है। सो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज रूटेड इन एशियन फिलोसफिकल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। तो इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें जो उनके रूट्स हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो फिलोसफी एंड इंडियन रिलीजन्स, ठीक है। सो इन दोनों को मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये दोनों चीज़ें क्या बताती हैं। फिलोसफी एक्सप्लेन रियलिटी, फिलोसफी हमें रियलिटी बताती है कि क्या है, वाइल रिलीजन गाइडेड हाउ टू लिव। लेकिन उस रियलिटी को, मतलब वो रियलिटी तो उसने बता दी, लेकिन जब आप उसे जियोगे, ठीक है, यानी कि उसे प्रैक्टिकल वे में देखोगे, तो उसे कौन बताएगा, हमारा रिलीजन बताएगा। यही आगे लिखा हुआ है, फिलोसफी वॉज द थियोरिटिकल एस्पेक्ट वाइल रिलीजन वॉज प्रैक्टिकल, ठीक है। और फिलोसफी इज विजन, रिलीजन फुलफिलमेंट। फिलोसफी एक आपको विजन देगी कि आपको आपका विजन क्या है, आप उसे क्या मतलब आपका गोल बताएगी, ठीक है। देन उसे फुलफिल कैसे करना है वो हमें रिलीजन बताता है, ठीक है। फिलोसफी एंड द रिलीजन टुगेदर ऑफर्ड अ होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ एंड ब्लेंडिंग एंड एक्शन, ठीक है। सो एक पवित्र अप्रोच बताती है लाइफ को कैसे जीना है, दोनों मिलकर, फिलोसफी और रिलीजन को, दोनों को आप यूज करके अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाओगे, ठीक है। सो मतलब रिलीजन का मतलब ये था, इनका इसका ओवरव्यू, थोड़ा सा फिलोसफी भी इसके अंदर यूज होती है, तो दोनों को आप देख लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स ही हैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में। सो सेकंड हमारा है प्री वैदिक रिलीजन, ये भी हमारा 5th सेमेस्टर, देखो ये जो ITCS है ना, ये सब्जेक्ट है ना, दोनों सेमेस्टर में आता है, 5th सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में। तो मैंने इसमें 5th सेमेस्टर का भी क्वेश्चन पेपर लिया और 6th सेमेस्टर का भी लिया है। तो 5th सेमेस्टर में 2 मार्क्स में पूछा गया था प्री वैदिक रिलीजन, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखो, प्री वैदिक रिलीजन के अंदर हमें हड़प्पन जो सिविलाइजेशन एंड रिलीजन है यही बताना होता है। तो देखो, द हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेस इट रूट्स टू प्रिसाइडिंग रूलर कल्चर फ्रॉम न्यूलिटिक्स टाइम, ठीक है। न्यूलिटिक्स टाइम से इसके जो रूट्स हैं वो स्टार्ट हुए थे, ठीक है। सो इसके अंदर जो हमारे 4 कल्चर्स थे, नल, कुली, जोब एंड कोटा, ठीक है। इन चारों को याद रखना, नल, कुली, जोब एंड कोटा। जब जहाँ पर भी प्री वैदिक के बारे में पूछा गया है, एक पॉइंट में इन चारों को जरूर मेंशन करके आना, क्योंकि इनको याद करने में ना, मतलब याद तो हो जाएगा आपको, लेकिन जब आप इसे मेंशन करके आओगे तो थोड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनर पर। सो नेक्स्ट टॉपिक, मतलब अभी प्री वैदिक को ही अच्छे से देखना है हमें। प्री वैदिक को देखते हैं। द सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू द अराउंड 3000 BC, मैच्योर अराउंड 2600 BC एंड डिक्लाइन अराउंड 1700 BC। सो देखो, जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसकी अगर हम डेट्स पे बात करें तो 3000 BC में ये जो था वो स्टार्ट हुआ था, और ये मैच्योर्ड हुआ था 2600 BC में, और इसका जो मतलब ख़त्म होता रहा था, डिक्लाइन होता रहा था, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस कम होती रही थी, कब तक, 1700 BC तक, ठीक है।
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं कुछ हड़प्पन जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि हमारे आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं, वो ये बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री वैदिक हड़प्पन रिलीजन वॉज द वर्कशिप ऑफ द मदर गॉडेस एंड नेचर गॉडेस। वो ये बताते हैं कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था प्री वैदिक रिलीजन का वो था वर्कशिप ऑफ मदर गॉडेस, यानी कि जो माता की पूजा करना और नेचर की पूजा करना। ठीक है, सो ये था मतलब उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था प्री वैदिक का। सो सील डिपिक्ट अ फीमेल फिगर, वहाँ पे जो कुछ मूर्तियाँ पाई गई, कुछ आर्किटेक्ट पाए गई, यानी कि पेंटिंग्स पाई गई जिसमें फीमेल फिगर मिलते हैं, अपसाइड डाउन विद अ प्लांटी एमर्जिंग फ्रॉम देयर वोम, उनके जो वॉर्म्स हैं उनमें से कुछ प्लांट्स निकल रहे हैं। ठीक है, सो उससे ये बताया जाता है कि वो नेचर और मतलब फीमेल फिगर की पूजा करनी चाहिए। मेल देयती, वहाँ पे अगर मेल की बात करें जाए तो शिवा को माना जाता है और शिवा को ही यहाँ पे प्रिंसिपल देयती यानी कि भगवान, प्रिंसिपल भगवान माने जाते हैं। ठीक है, हड़प्पन पीपल पॉसिबली वर्कशिप्ड एनिमल्स, हड़प्पन के जो पीपल थे वो ज़्यादातर एनिमल्स की पूजा करते थे, एज वेरियस एनिमल आर डिपिक्टेड ऑन सील्स। ठीक है, जो मूर्तियों में ना मतलब जो पहले की जो मूर्तियां जो अब पाई गई हैं हड़प्पन, अगर हम उसकी सिविलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर मूर्ति को देख देख के या फिर मतलब जो आर्किफैक्ट्स हैं उनको देख देख के पता लगाया जा रहा है कि उसे क्या क्या माना जाता था। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे एक मूर्ति मिली जिसके अंदर एक फीमेल फिगर था और वहाँ के उनके वॉर्म में से एक पेड़ निकल रहा था। ठीक है, तो मतलब उसे ये बताया कि वो फीमेल्स की पूजा करते थे। वहाँ पे एक मतलब शिव टाइप एक मूर्ति मिली तो उनमें बताया गया है प्रिंसिपल देयती माना जाता था उन्हें। फिर वहाँ पे कुछ एनिमल्स मिले जिनकी थोड़ा मतलब जिनकी पूजा होती हुई दिखाई गई, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि एनिमल्स की पूजा करते थे। दे ऑल्सो लाइक वर्कशिप नेचुरल एलिमेंट्स लाइक वाटर, फायर एंड ट्रीज डिपिक्टेड ऑन सील्स एंड आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो इन सब की भी वो पूजा करते थे। तो ये था क्या, प्री वैदिक रिलीजन। प्री वैदिक रिलीजन के बाद आया हमारा वैदिक रिलीजन। ठीक है, सो प्री वैदिक रिलीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैदिक रिलीजन देखते हैं। द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन वॉज प्राइमरली मेंटेन्ड बाय प्रीरिस्ट फीचरिंग अ फैंटोन ऑन ऑफ नेचर डेटीज, यानी कि मतलब प्राइमरी पता है एक ना मतलब ट्रेडिशन माना जाने लगा वैदिक ट्रेडिशन की, मतलब हम एक मंदिर बनाएंगे, ये जो फैंथियन होता है इसका मतलब मंदिर ही होता है, मंदिर बनाएंगे नेचर डियटीज यानी कि भगवान का, अलग अलग भगवान के अलग अलग मंदिर बनेंगे और उनको एक प्रेरिस्ट यानी कि जो पुजारी होंगे वहाँ की देख रेख करेगा, यानी कि मेंटेन करेंगे उसे। ठीक है, वैदिक रिलीजन में ये माना गया। द चीफ रिलीजियस प्रैक्टिस वॉज सेक्रीफाइस, इसमें मतलब एक मेन जो था वो सेक्रीफाइस का था कि मतलब वहाँ पे ना एक माना जाता था कि आपको सेक्रीफाइस करना है अगर आपको भगवान को खुश करना है। ठीक है, सेक्रीफाइस किस किस का हो सकता है, या तो स्पेशलाइज्ड प्रीरिस्ट का या फिर स्लॉटर ऑफ एनिमल। ठीक है, किसी भी उसकी एनिमल की क्या थी वो क्या बोलते हैं उसे मतलब ऐसी कुर्बानी देते थे ना वैसा सीन था। ठीक है, तो एनिमल्स की वहाँ पे कुर्बान करते थे वहाँ पे, तो उसे माना जाता था या फिर उसे सेक्रीफाइस करते थे उसे। तो उससे क्या होता था कि ये लोग ये मानते थे कि उससे कि जो हमें भगवान है वो खुश होंगे और हमें मटेरियल रिवॉर्ड्स देंगे। पर्पस ऑफ सेक्रीफाइसेस वर रिट्स ऑफ hospitality for the gods performed to obtain material rewards on earth and in the heaven, मतलब आपको जब आप अर्थ पे रह रहे हो जब तो आपको कुछ उसके बेनिफिट्स मिलेंगे ही, लेकिन आप उसके बाद जब आप ऊपर भगवान के पास हेवन में जाओगे तब भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो इसकी दो अप्रोचेस थी, एक था प्रवृत्ति लक्षणा कैरेक्टराइज्ड बाय एक्शन, कि आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, कौन सी मतलब आपको सेक्रीफाइस करना है एनिमल का या फिर कुछ और करना है, इसमें ये बताया गया था। और निवृत्ति सक्षमा कैरेक्टराइज्ड बाय रीयूनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर ये माना जाता था कि इसके अंदर ये बताया जाता था कि आपको कैसे मतलब सेक्रीफाइस करना है एनिमल का। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे कि गॉड खुश होंगे। ठीक है, ये माना जाता था। फिर है एम्स ऑफ रिलीजन। अब इसके एम्स क्या थे रिलीजन के, एक तो अभियुद्या क्या था, प्रॉस्पेरिटी इन दिस लाइफ एंड एंजॉयमेंट इन हेवन इन द आफ्टर लाइफ। ठीक है, मतलब इसकी वजह से ये चीजें की जाती थी कि आपको लाइफ में पूरी प्रॉस्पेरिटी मिले और एंजॉयमेंट मिले कहाँ पे, हेवन में। ठीक है, आफ्टर लाइफ। फिर था निरायसा क्या था, परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेज एंड सफरिंग्स। ठीक है, मतलब रिलीजन का दो एम्स है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये दो चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, एक तो ये तो आपको पता चल गया, और इसमें क्या था कि आपको फ्रीडम मिल जाएगी, सारी जितने भी आपके
बॉन्डेज हैं और सफरिंग्स हैं, ठीक है। तो ये 2 वैदिक टेक्स्ट थे इसके अंदर। एक तो था मंत्रा, सर्व द पर्पस ऑफ अभिबुद्ध्या, ये पर्पस बताता था हमारे अभिबुद्ध्या का। और उपनिषद क्या था हमारा, टीच द वे एंड मीन्स द निरशा क्या था, इसका वे और मीन्स बताता उपनिषद, ठीक है। उपनिषद को हम यूनिट 2 में भी देख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। तो आपको मेनली वैदिक रिलीजन में ये याद रखना है कि जिसके अंदर हम सेक्रीफाइस कर रहे थे एनिमल्स का, क्यों, क्योंकि जिससे कि हमें जब अर्थ पे तो हमें बेनिफिट्स मिल पाए, और अर्थ के बाद जब हम हेवन में आफ्टर लाइफ जाएं तो वहां पर भी आपको एंजॉयमेंट मिले, ठीक है। उसकी वजह से क्या करते थे, ये सेक्रीफाइस करते थे एनिमल्स का। तो आपको वैदिक के अंदर ये याद रखना है। और प्री वैदिक में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा कि जिसके अंदर जो मूर्तिज थी उनकी मतलब जो चीजें बताई गई थी उसे पता लगाता है कि वो कैसे कैसे था, ठीक है। इसके अंदर जो 2 अप्रोचेस है ना, इन दोनों का नाम याद रखना, प्रवृत्ति एंड निवृत्ति, ठीक है। तो ये था हमारा वैदिक रिलीजन। अब देखते हैं हम बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है और ये आपको स्टोरी लाइक लगेगा और आप आराम से इसे याद कर लोगे, ठीक है। बुद्धिज्म है क्या, आपको नाम से पता चल रहा होगा, बुद्धिज्म एक हमारा जो रिलीजन है, ठीक है। रिलीजन बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम। ये माना जाता है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फाइंड किया था, जिनको बोला जाता है द बुद्धा, ठीक है। मोर देन 2500 ईयर्स अगो इन इंडिया, ठीक है। 2500 साल पहले ढूंढा गया था जो बुद्धिज्म था, ठीक है। तो लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, देखो लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा भी काफी इंटरेस्टिंग थी, जिसकी वजह से काफी माना जाता है बुद्धा को। ही वॉज बॉर्न इन लुबनी इन प्रेजेंट डे नेपाल, ठीक है। लुबनी में ये पैदा हुए थे और जो कि फिलहाल नेपाल में, ठीक है, लुबनी। ही वॉज द सन ऑफ सुदोधना के ये बेटे थे जो कि किंग थे हमारे साक्यगना ऑफ कपिल वस्तु, ठीक है। ये जो जगह थी वहां के किंग थे, यानी कि ये किंग के बेटे थे, ठीक है। तो मतलब वो ये किंग के बेटे थे, फिर भी क्या हुआ था, सिद्धार्थ वॉज डीपली अफेक्टेड बाय सीइंग। इन्होंने एक दिन क्या हुआ इनके साथ कि उन्होंने एक ओल्ड यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक डेड बॉडी देखी एंड मेडिटेटिव सेज, और एक उन्होंने मतलब आप कह सकते हो एक उन्होंने ना क्या बोलते हैं, पुजारी देखा जो कि मेडिटेशन कर रहा था, ठीक है। सो देखो इन्होंने 4 चीजें देखी, एक तो ओल्ड मैन देखा, एक सिक मैन देखा, और एक डेड बॉडी देखी, और एक सेज मेडिटेशन करता हुआ देखा, ठीक है। सो विच मेड हिम क्वेश्चन द नेचर ऑफ सफरिंग एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर इनको ये चारों चीजें देखकर ये लगा, मतलब इनके दिमाग में ना क्वेश्चन आने लगे किसके बारे में, नेचर्स ऑफ सफरिंग एंड ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, कि मतलब ट्रू मीनिंग क्या है लाइफ की और क्यों इतना लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एट द एज ऑफ 29, फिर जब वो 29 की एज के थे, जब उन्होंने क्या किया, अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ दिया, यानी कि अपने घर से वो अपना घर वर छोड़ दिया था उन्होंने, और वो फॉरेस्ट में चले गए थे क्या सर्च करने, ट्रूथ एंड द कॉज ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड कॉज ऑफ सफरिंग, इसको ढूंढने कहाँ चले गए थे, वो फॉरेस्ट में चले गए थे। ही अचीव्ड एनलाइटमेंट एट गया, एनलाइटमेंट यानी कि इनर पीस जो उन्होंने अचीव की थी वो गया में अचीव की थी। गया आपको पता होगा एक हमारी जगह का नाम है जो कि बिहार में है। ऑन द बैंक्स ऑफ यूरिवेला रिवर अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। सो यूरिवेला रिवर की जो किनारे जो होते हैं ना, किनारे होते हैं, वहां पर उन्होंने मेडिटेशन की और उन्होंने एनलाइटमेंट अचीव किया गया में अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। सो ये थी हमारी लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। अब देखते हैं हम क्या अभी और है, आफ्टर एनलाइटमेंट ही बिकम नोन एज बुद्धा। जब उन्हें इनर पीस मिल गई तो वो बुद्धा के नाम से जाने लगे, और ही डिसाइडेड टू शेयर हिज इंसाइट विद अदर्स। देखो इनका ही कहना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इन्होंने ये सोचा कि मेरी जो इंसाइट्स है, मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं और लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। टीचिंग अ सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट, इन्होंने कुछ अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, टीचिंग्स बनाई, काफी सिंपल है ना, और लोकल लैंग्वेज में उन्होंने सबको समझाया, जो कि लोकल लैंग्वेज थी पाली, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ मोनेस्टिक कम्युनिटी कॉल्ड द संघा। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा संघा। उसके अंदर उनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे वो एग्जिस्ट करते थे, विच फॉलोड स्पेसिफिक रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। और जितने भी वो लोग थे वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते थे जो कि गौतम बुद्धा ने बनाए थे। एट द एज ऑफ 80, जब
80 साल की उम्र हुई उनकी, बुद्धा पास्ट अवे पीसफुली एट कुशीनगर में उनकी मतलब पास्ट अवे, वो चले गए। प्रेजेंट डे वो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ठीक है। सो ये थी बुद्धा की लाइफ। आफ्टर बुद्धिज्म, देखो टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म। अब हमारे बुद्धिज्म के 4 टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बुद्धिज्म को माना जाता है। पहला आता है त्रिवेदा बुद्धिज्म। त्रिवेदा बुद्धिज्म हमारा थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस एंड बर्मा, ये सब जो एक जगह है ना, वहाँ पे ये जो सारी जगहें हैं, ये जगह के लोग किसे त्रिवेदा बुद्धिज्म को मानते हैं। महायाना बुद्धिज्म चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर एंड वियतनाम, इन जगह के लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो फिर तिब्बतियन बुद्धिज्म, तिब्बत के, नेपाल, मंगोलिया, भूटान, पार्ट्स ऑफ रशिया एंड नॉर्दर्न, कुछ पार्ट्स ऑफ रशिया एंड नॉर्दर्न इंडिया के लोग तिब्बतियन बुद्धिज्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म। इनके ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें याद रखना, एक दो इसमें से कंट्री याद कर लेना, ठीक है, जो कि लेके आ सको। और लाइफ ऑफ बुद्धा तो आपको आराम से समझ में आ गई होगी, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, बुद्धिज्म में। फिर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बुद्धा फिलॉसफी की। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? फॉलोअर्स ऑफ बुद्धास डोंट एक्नॉलेज अ सुप्रीम गॉड और डायटी, ठीक है। वो किसी भी एक भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है। वो मतलब किसी भी भगवान को सुप्रीम नहीं मानते थे। दे इंस्टेंट फोकस ऑन अचीविंग एनलाइटमेंट। वो किस पे फोकस करते थे? वो इनर पीस, मतलब इनर पीस को अचीव करने पर फोकस करते थे। बुद्धा प्रेजेंटेड सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड प्रैक्टिकल एथिक्स दैट पीपल कुड फॉलो इजीली, ठीक है। बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा जो थे, उन्होंने बहुत काफ़ी इजी प्रिंसिपल बनाए थे लाइफ के, और प्रैक्टिकल एथिक्स बनाए थे जिसको लोग इजीली फॉलो कर पा रहे थे, ठीक है। बुद्धा कंसिडरेड द वर्ल्ड एज फुल ऑफ माइस्ट्री। मैंस ड्यूटी इज टू सीक लिबराइजेशन फ्रॉम द पेनफुल वर्ल्ड, ठीक है। सो बुद्धा का ये कहना था कि जो पूरी दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज से भरी हुई है। जो मैन की जो ड्यूटी है वो सिक लिबरेशन है फ्रॉम द पेनफुल वर्ल्ड, ठीक है। सो ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धा फिलॉसफी। सो एक और है, बुद्धा टीचेस अ वेरी प्रैक्टिकल एंड सजेस्ट हाउ टू अटेन इनर पीस फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। सो मतलब ये जो वर्ल्ड है पूरा मेटेरियलिस्टिक है, मतलब लोग मतलब मोह माया की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन बुद्धा ये कहते थे कि जो हमारा मतलब मेन जो पीस है वो इनर है, ठीक है। हमारे जो अंदर की पीस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको मतलब अचीव करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल वे बताए थे बुद्धास ने, ठीक है। सो ये थी बुद्धिज्म। सो अब जैनिज्म को देख लेते हैं। सो जैनिज्म इज़ वेरी एशियंट रिलीजन, बहुत पुराना रिलीजन माना जाता है ये। और ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारा वैदिक रिलीजन जितना पुराना है उतना ही पुराना हमारा जैनिज्म है। द जैनिज्म ट्रेडिशन एज अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट टीचर्स, ठीक है। इसके अंदर जो इसके ग्रेट टीचर्स हैं उनकी वजह से इसका ज़्यादा सक्सेस हुआ, ठीक है, जो कि तीर्थंकरास माने जाते थे, ठीक है। इनको तीर्थंकरास भी बोला जाता था। ऑल द तीर्थंकरास वर क्षत्रिय बाय बर्थ, ठीक है। जितने भी जैनिज्म में जो ग्रेट टीचर्स थे वो बाय बर्थ क्षत्रिय थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो जैनिज्म में आए, ठीक है। द फर्स्ट तीर्थंकरास इज बिलीव टू बी ऋषभनाथ और ऋषभ देव, जो कि पहले ग्रेट टीचर्स माने गए थे जैनिज्म में। उनका जो साइन था वो बुल था, ठीक है। इसके अंदर टोटल 24 तीर्थंकरास थे, जो कि उनके अलग अलग सबके साइन थे, ठीक है। तो जो बुल साइन था वो पहले तीर्थंकरास ऋषभ देव का था, ठीक है। जो 23rd जो तीर्थंकरास वो पार्श्वनाथ हु वॉज बॉर्न इन वाराणसी, उनका जो साइन था वो स्नेक था, ठीक है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो कि माना जाता है वो वर्धमन महावीरा को माना जाता है। वर्धमन महावीरा जो कि उन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैसे वहाँ पर गौतम बुद्धा को माना जाता था, ठीक है। सो इनके जो मतलब जो पूरी लाइफ है वो 540 BC से लेकर 468 BC तक थी, ठीक है। मतलब आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें BC में मतलब पहले यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है। तो जो पहले BC की जो एजेस होती थी वो ऐसी मतलब पहले जो होती थी उनकी एज ज़्यादा, फिर वहाँ पे कम हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे काउंटिंग होती थी। वर्धमन महावीर द 24th तीर्थंकर, जो कि ये 24th जो तीर्थंकरा थे, वॉज बॉर्न इन 540 BC इन अ विलेज कॉल्ड कुंद्रग्रमा, ठीक
ठीक है, ये इस विलेज में ये बॉर्न हुए थे। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ द जनित्रा क्षत्रिय क्लेन, ठीक है, ये जो थे जनित्रा क्षत्रिय क्लेन के मतलब जो किंग थे उनके बेटे थे महावीर, ठीक है। सो उसकी जो हेड थे यानी कि जनित्रा क्षत्रिय क्लेन से ही ये बिलोंग करते थे महावीर। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ, सो यहाँ पे देखो इन्होंने जो महावीर थे उन्होंने एक नया प्रिंसिपल नॉन वायलेंस के लिए कंट्रीब्यूट किया था। ही कंट्रीब्यूटेड अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस टू द 4 प्रिंसिपल टोल्ड बाय द पार्श्वनाथ, जो कि हमारे 23rd तीर्थंकरा थे। उन्होंने कुछ 4 प्रिंसिपल दिए थे, उसमें एक नया प्रिंसिपल ऐड किया था महावीर ने जो कि नॉन वायलेंस पर था, ठीक है। सो देखो, ड्यू टू ही सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट and the use of people language, महावीर called successful propagated जैनिज्म। जो सबसे ज़्यादा जैनिज्म को प्रमोट किया वो महावीरा ने किया था, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी और कोड ऑफ कंडक्ट थे वो काफ़ी इजी थी, यानी कि जो वहाँ के लोग थे उन्हीं की लैंग्वेज में ये समझाते थे, ठीक है। अर्धा मगधी जो कि लैंग्वेज थी उसी में ये बताते थे, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी पीपल के लिए, तो वो इजीली उसे समझ पाते थे, ठीक है। सो जैनिज्म, अब जैनिज्म की कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं और कुछ वार्ता हैं जो कि हमारे 5th सेम के पेपर में 10 मार्क्स में पूछी गई थी, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, सबसे पहला है रिजेक्शन ऑफ वेदास एंड वैदिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये वेदास को इतना नहीं मानते थे और वैदिक प्रैक्टिसेस को क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे, मतलब उसे ज़्यादा यूज में नहीं लेते थे। सेल्फ कंट्रोल फॉर मोक्ष, मतलब मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोरलिटी ऑफ द सोल, जो कि आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। फ्रीडम फॉर फ्रॉम एक्शंस फॉर द मोक्ष, जो भी हमारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि मोक्ष के पास आपको जाने से रोकते हैं उनसे आपको फ्रीडम मिल जानी चाहिए। बिलीफ इन इक्वलिटी को मानते थे, इक्वलिटी को। सो देखो, द वार्तास इन जैनिज्म, अब कुछ वार्ताएं हैं जो कि जैनिज्म में मानी जाती हैं। पहली है महावार्ता, ठीक है, यही सबसे मेन है, महावार्ता ही आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहला है अहिंसा, यानी कि अहिंसा, अवॉइड हार्मिंग एनी लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग को, यानी कि मतलब ज़्यादा करना जैनिज्म में ये माना जाता है जो कि हमारे मतलब जो कि एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाया जाए, या और भी कोई भी लिविंग बीइंग है उनको कोई भी हार्म ना पहुंचाया जाए, ठीक है। सत्य, स्पीक एंड प्रमोट ट्रूथ, मतलब सिर्फ सच बोलो, ठीक है। असत्य, डू नॉट स्टील, यानी कि चोरी मत करो। अपरिग्रह, यानी कि ओन ओनली एसेंशियल आइटम्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आइटम्स, उन्हीं को आप ओन करके चलो और सबको त्याग दो। ब्रह्मचर्य का फॉलो करो, ठीक है, ब्रह्मचर्य तो आपको पता ही होगा। फिर है अनुवार्ता, देखो महावार्ता जो थी ना ये 5 थी और इनको फॉलो करना इतना ज़्यादा आसान बात नहीं है, ठीक है। तो इसका एक सॉफ्ट वर्जन था, यानी कि आप बिल्कुल अच्छे से इतना ज़्यादा फॉलो मत करो, लेकिन इसको कुछ मान के चलो, कुछ हद तक इसे भी फॉलो करो, ठीक है, कुछ लिमिट्स तक इसे फॉलो करो। तो इसका जो सॉफ्ट वर्जन था वो था अनुवार्ता, ठीक है। फिर आए गुणावार्ता। गुणावार्ता क्या बताता है, दिग्वार्ता, कलवार्ता एंड अनर्थ देवंत, ठीक है, अनर्थ देवंत, ठीक है। दिग्वार्ता में बताता है कि आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे उसकी एक लिमिट बना लो कि मैं इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करूंगा। फिर कलवार्ता में ये कहता है कि लिमिट बना लो आप कितनी ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करोगे, ये ट्रैवल है, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रैवल लिख देता हूँ। सो आप देखो, पहला दिग्वार्ता में बताते हैं कि आप कितनी डायरेक्शन में आप ट्रैवल करोगे उसकी एक लिमिट बना लो, ठीक है। और कलवार्ता में बताता है कि आप कितनी देर तक, कितनी ड्यूरेशन तक आप ट्रैवल करोगे उसकी एक लिमिट बना लो। फिर आता है अनर्थ देवंत, फॉलो द एथिकल लिमिट्स, और जो कुछ एथिकल लिमिट्स हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। फिर है शिक्षा वार्ता, डी जो है हमारी क्या है, शिक्षा वार्ता। टोटल हमारी अभी एक और है ई, ठीक है। डी में क्या है, शिक्षा वार्ता में क्या है, पहला है समीक्ष्य, मेडिटेटिंग रेगुलरली, ठीक है, आपको क्या करना है, रेगुलरली मेडिटेट करते रहना है। फिर आता है प्रोस्पोपावसा, ठीक है, ये क्या है, फास्ट ऑन स्पेसिफिक डे एंड स्टे इन जैन टेम्पल्स, ठीक है। ये बताते हैं कि कुछ आप ऐसे मान लो कि जैसे आपने सोच लिया कि मैं मंडे को फास्ट रखूंगा, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक डे पे फास्ट रखो और कुछ स्पेसिफिक डेज के लिए आप जैन टेम्पल्स में स्टे करो, ठीक है।
फिर आता है भोगोपा परिणामा, ठीक है। फिर इनकी वार्ता में एक ये है ना, काफी लेंदी नेम है। सेट डेली लिमिट्स ऑन फूड एंड अदर प्लेजर, ठीक है। आप क्या करो, एक लिमिट बनाओ, जैसे कि आपने ये बना लिया कि मैं 6 बजे तक ही खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं खाना ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। अगर 6 बजे तक खाना बन जाता है तो मैं खा लूंगा, या फिर मतलब बना के खा लूंगा, लेकिन 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आप खाने के लिए और कुछ प्लेजर्स के लिए क्या करो, डेली लिमिट सेट करके रखो। फिर आता है अतिथि समीभाव, यानी कि अपना जो कुछ पोर्शन ऑफ कुक्ड फूड है, जो कि आपने कुक्ड किया है, उसे अपने वर्दी गेस्ट के साथ क्या करो, शेयर करो, ठीक है। सो ये थी हमारी वार्ता। ये आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। देखो अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज यार समझ जाओ। देखो स्पेलिंग सारी सही लिखी है, आप इन्हें देख के याद कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतने ज्यादा बड़े वर्ड्स पढ़े नहीं जाते इतना अच्छे से, ठीक है। फिर है सिक्स सिस्टम ऑफ एशियंट इंडियन फिलोसफी। अब हमारी जो एशियन इंडिया है उसके अंदर जो 6 फिलोसफी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, ठीक है, उनको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या, सबसे पहले हमारी जो फिलोसफी, सबसे पहले ये बताता हूँ, द रेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड एथिक्स इज कॉल्ड फिलोसफी, ठीक है। अगर आप मतलब रेशनल इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे, एक तो एग्जिस्टेंस पे, नॉलेज पर और एथिक्स पर, ठीक है, उसे कहते हैं फिलोसफी। फॉलोइंग आर सब समरी ऑफ 6 फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये यहाँ पे हमने समरी में कुछ लिखा, समरी में 6 फिलोसफी को बताया हुआ है, ठीक है। जल्दी से समझते हैं। पहला क्या है, संख्या फिलोसफी, ठीक है। यहाँ पे एम को एम लिखा हुआ है लेकिन इसे एन पढ़ते हैं, ठीक है। सांख्या फिलोसफी, इसे क्या कहते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफी, ये सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी मानी जाती है। वन ऑफ द प्रोपाउंडेड बाय सेज कपिल, मतलब कपिल सेज जो कपिल थे उन्होंने इसे ढूंढा था। द टर्म समाख्य रिलेटेड टू इनोमरस एंड द रेशनल एनालिसिस, जो कि नंबर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें क्या है, ड्यूलिस्टिक रिलीजन माना जाता है। टू एटर्नल रिलेटिव, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति कैसे रिलेट करती हैं आपस में, वो बताया जाता है इस फिलॉसफी के अंदर, ठीक है। लॉस्ट सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और इस फिलॉसफी का जो लॉस था, इस फिलॉसफी को मानने से जो कम कर दिया गया था, कब मानने से कम कर दिया गया था, गुप्ता पीरियड के अंदर मानने से इसे कम कर दिया गया था, ठीक है। सो ये हमारी ओल्डेस्ट इंडियन फिलॉसफी है और इसके अंदर मतलब वर्ड्स नंबर्स की बात हुई है। और देखो ड्यूलिस्टिक ये रिलीज में यहाँ पे 2 चीजों की रिलेट करके बताया है, पुरुष और प्रकृति में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये थी हमारी सांख्य फिलॉसफी, ठीक है। एम को यहाँ पे एन पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर है सेकंड योगा। योगा आप सबको पता ही होगा, है ना। योगा जो था वो सेज पतंजलि ने बताया था, ठीक है। पतंजलि जो कि हमारे सेज थे, जो कि वो थे, उन्होंने ना मतलब स्टार्टिंग की थी योगा की, ठीक है। योगा इज अ सेल्फ डिसिप्लिनिंग प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन सच एज योगिक प्रैक्टिस लीड टू स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, सेल्फ डिसिप्लिनिंग प्रोसेस है जिसके अंदर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन करके आप किस पे पहुंच सकते हो, कॉन्सियसनेस पे पहुंच सकते हो, इनर पीस को ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं योगा के। पहला है हमारा यामा। यामा का मतलब होता है मोरल कंडक्ट, ठीक है। फिर है नियामा, नियम क्या है, डिसिप्लिन, इसका मतलब डिसिप्लिन। आसन का मतलब है पोस्चर। प्राणायाम क्या मतलब है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर हमारी 3 चीजें होती हैं, एक तो ब्रीथिंग को होल्ड करना, ब्रीथिंग को इनहेल करना और एक्सहेल करना, ठीक है। फिर आता है प्रत्यय और सेंसरी विड्रॉल, यानी कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, जो कि हमारी मतलब जैसे कि जो हमारे सेंसेस होते हैं ना उन पे काबू करना, जैसे कि जितेंद्र बोलते हैं ना, अपनी इंद्रियों पर काबू करना, है ना, उनको हम कहते हैं प्रार्थ्य। फिर आता है धारणा। धारणा होता है कॉन्सेंट्रेशन। फिर आता है ध्यान यानी कि मेडिटेशन एंड समाधि ब्लिस, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है समाधि, ठीक है। ये हमारे 8 हैं, बहुत इजी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। मैंने यहाँ पे बाजू में मीनिंग भी लिख दी जो कि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। सो ये हमारे 8 स्टेप्स हैं योगा के। नेक्स्ट हमारी फिलॉसफी है वैशिका फिलॉसफी, ठीक है। ये जो थी वो किसने ढूंढी थी, सेज कनद ने, ठीक है।
सो एवरीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इसमें ये बताया जाता है कि जो कि जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एटम से बनी हुई है, ठीक है, विच रिमेन्स आफ्टर रिड्यूसिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट टू द स्मॉलेस्ट पार्ट। ये तो आपको पता ही है, कोई भी चीज को अगर आप बिल्कुल स्मॉल कर दोगे, मतलब उसे रिड्यूस करते जाओगे, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट बचेगा वो क्या होगा, एटम होगा। वेशिका थिंकर्स बिलीव दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई, ठीक है। जब भी आप किसी एलिमेंट को आप उसे मतलब डिस्ट्रॉय करोगे तो किसके अंदर जाके वो समा जाएगा, एक तो अर्थ के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, फायर के अंदर एंड स्काई के अंदर। लिविंग बींग्स वर रिवॉर्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, एक तो सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है, ठीक है, और किसी चीज को अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो वो किस 5 एलिमेंट्स में जाके मिल जाएगी। और क्या इसमें जो लिविंग बींग्स हैं वो उनको कैसे रिवॉर्ड और पनिश्ड किसके मतलब लॉ पे मिलती है, कर्मा के लॉ पर, यानी कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। और फिर है हमारा न्याय फिलॉसफी प्रोमाउंटेड बाय गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ने ढूंढी थी। फोकसेस ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड एपिस्टोलॉजी, believes the ideas believes that ideas, belief, emotion and vision dependent on the mind, ठीक है। ये बिलीव करता है कि जो हमारे आइडियाज हैं, बिलीफ हैं या फिर इमोशंस हैं या फिर विजन्स हैं, सब कुछ किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे माइंड पर। देखो ये तो है ही है, हमारे जितने भी आइडियाज होते हैं या फिर बिलीफ होते हैं, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, माइंड के ऊपर, ठीक है। एलिमिनेट इग्नोरेंस एंड स्प्रेड नॉलेज टू एवरीवन, ठीक है। मतलब कि ये माना जाता है कि इसमें कि जितना ज्ञान दो उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। इसमें ये माना जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप मतलब ज्ञान को बांटो और किसी को, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसे ज्ञान ना मिले, ठीक है, सबको नॉलेज दो। ये न्याय फिलॉसफी बताती है। फिर आती है पूर्वा मीमांसा फिलॉसफी, ठीक है। पूर्वा मीमांसा फिलॉसफी में क्या होता है, एट्रीब्यूटेड बाय जैमिनी ने ढूंढी थी। मींस क्रिटिकल एग्जामिनेशन और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्रिटिकल या तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय रिफ्लेक्शन। कंसीडर द वेदास एज एटर्नल एंड अनचेंजिंग, ठीक है। ये मानती है जितने भी वेद हैं वो क्या है, अनचेंजिंग है, उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। एटर्नल, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। बिलीव द वर्ल्ड इज विदाउट बिगिनिंग एंड और एंड, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो कि वर्ल्ड है वही सच है और उसका ना तो कोई स्टार्टिंग है और ना ही कोई एंड है, वो हमेशा ही चलने वाला है, ठीक है। एक्सप्लेन द धर्म एज ड्यूटी, ठीक है। जो कि हमारा धर्म है वो क्या है, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। पूर्व मीमांसा फिलॉसफी ये थी, ठीक है। फिर है हमारी वेदांता क्या एक्सपाउंडेड बाय बदरियाना ने ढूंढी थी ये। बेस्ड ऑन वेदांता सूत्रा एंड ब्रह्म सूत्रा, जो कि हमारे कुछ वैदिक टेक्स्ट हैं उन पर ये बेस्ड है। डीलिंग विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द सेल्फ, ठीक है। जो कि हमारी नेचर की रियलिटी है और सेल्फ की रियलिटी है, उस पर ये बेस्ड है, ठीक है। ज्यादा आपको देखो डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनके नाम याद कर लेना और इनके थोड़े थोड़े मतलब याद कर लेना, अगर ये आता है तो आप आराम से समझा के आ सको, ठीक है। फिर हम देखेंगे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में, ठीक है। आदि शंकराचार्य कोसोलिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अधिवेता वेदांता। देखो अधिवेता वेदांता को इन्होंने ही ढूंढा था, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। रोट कमेंट्रीज ऑन द उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवत गीता, इन पर इन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी हैं, ठीक है। हिज फिलॉसफी अधिवेदांता एम्फेसिस वन अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। ये क्या किस पे, एक अल्टीमेट रियलिटी पे क्या करते हैं, ये एम्फेसिस करते हैं, ठीक है। ये इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो देखो इसमें क्या है, क्या कुछ ऐसी चीजें, ठीक है। ब्रह्मा इज ट्रू, ये कहते हैं कि ब्रह्मा क्या है, ट्रू है। द वर्ल्ड इज इल्यूजन, ठीक है। और सारा जो दुनिया है वो इल्यूजन है। ब्रह्मा जो है वो क्या है, ट्रू है, सच है, ठीक है। ब्रह्मा इज अनचेंजिंग, ब्रह्म कभी चेंज नहीं होगा और यही हमारा सबसे बड़ा सच है, ठीक है। शंकरा ट्रैवल्ड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि आदि शंकराचार्य थे वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घूमे, ठीक है। और उन्होंने प्रमोट किया अपनी जो फिलॉसफी है उसे प्रमोट किया। और मतलब देखो दिक्कत तो आएंगी जब वो कोई चीज बताएंगे तो कुछ लोग उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, तो उन्होंने डिबेट्स की लोगों के साथ और अपनी जो फिलॉसफी है उसे प्रमोट किया कि जो भ्रम है वो ट्रू है और जो वर्ल्ड है वो पूरा इल्यूजन है और जो भ्रम है वो अनचेंजिंग है और सबसे बड़ा सच है, ठीक है। ही स्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ मोनेस्टिक लाइफ एज द उपनिषद एंड द ब्रह्मसूत्र, जो कि हमारी मोनेस्टिक लाइफ है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी
उन्होंने, ठीक है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में। अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य के बारे में अभी तक पिछले साल कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना, इन्होंने अधिवेता वेदांता बताया था और उन्होंने कमेंट्रीज की थी कहाँ पर, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर। और उन्होंने एक अल्टीमेट रियलिटी को मानते थे कि ब्रह्मा जो है वो ही ट्रू है और वर्ल्ड पूरा क्या है, इल्यूजन से बना हुआ है। ब्रह्मा अनचेंजिंग है और हाईएस्ट ट्रूथ है, ठीक है। और वो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में घूमे और डिबेट करके अपनी फिलॉसफी को उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। आई होप आपको आदि शंकराचार्य के बारे में भी पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सूफी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AQT 2021-22 और 22-23 में आया हुआ है भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट क्या है? भक्ति मूवमेंट बेसिकली सबसे मतलब हिंदूज का मूवमेंट था। तो देखो हिंदूज की जो भक्ति थी उसके अंदर, हिंदूज में जो था उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब रिचुअल्स आ गए थे, राइट्स आ गए थे, जिसके अंदर मतलब ज़्यादा हिंदूज जो थे कॉम्प्लेक्स वे में फंस गए थे, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो द भक्ति मूवमेंट वॉज अ नेशन वाइड मास मूवमेंट, ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट था ये। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हिंदू मुस्लिम रिलीजन, और इसकी वजह से क्या था, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसे भी कम किया गया, ठीक है। इट गेव अ राइट डायरेक्शन टू इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। इंडियन कल्चर और सोसाइटी को इसने क्या प्रोवाइड की, एक सही दिशा प्रोवाइड की, ठीक है। एस्टेब्लिश ऑफ क्लासलेस एलिग्रेशन सोसाइटी, एक क्लासलेस मतलब जिसके अंदर कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, ऐसी सोसाइटी को इसने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। रीजन फॉर द भक्ति मूवमेंट, अब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। भक्ति मूवमेंट वाज द प्रीडोमिनेंस ऑफ बायोग्रेटरी, बायोग्रेटरी का मतलब होता है कट्टरवाद, ठीक है, और पॉलीथिज्म एंड द रिचुअल इन हिंदुइज्म, ठीक है। मतलब कि बेसिकली जो कट्टरवाद था हिंदुइज्म के अंदर उसके लिए मतलब स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट। कमिंग ऑफ सूफी सेंट्स एंड अदर हिंदू सेंट्स इनटू कांटेक्ट फॉर अवॉइडिंग द डिफेक्ट्स ऑफ बायोग्रेटरी। देखो जो हिंदू जो पुजारी थे या फिर जो हिंदू लोग थे या फिर जो मुस्लिम या फिर सूफी सेंस से उन्होंने आपस में बात करी और जो बायोग्रेटरी है उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें कम करने की कोशिश करी, यानी कि कट्टरवाद को कम करने की कोशिश की। शो द राइट पाथ ऑफ डिवोशन, जो कि हमारी भक्ति होती है उसकी जो सही डायरेक्शन है उसे दिखाया भक्ति मूवमेंट ने। क्रिएट अ सेंस ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड इक्वलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब बेसिकली आप भक्ति मूवमेंट ना मतलब राइट वे डिवोशन है ना, मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत लोगों के दिमाग में गलत वे में डिवोशन था कि मतलब हम ऐसा करेंगे तो हमें सही राह पे चलेंगे, लेकिन वो जब चीजें ना फैलाई हुई थी, ठीक है, तो उसकी जो सही डायरेक्शन थी वो भक्ति मूवमेंट के द्वारा मिली, ठीक है। सो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ भक्ति मूवमेंट, अब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे भक्ति मूवमेंट के। पहला क्या था, फॉर रिमूविंग मैनी फ्लॉज प्रिविलेंट इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के अंदर कुछ गलतियां आ गई थी, कुछ फ्लॉज आ गए थे, अंधविश्वास आ गए थे, उनको दूर करने के लिए हुआ था। बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर वॉज मैनी लॉ ऑफ वर्कशिप, बहुत सारे वर्कशिप के लॉ आ गए थे, फास्टिंग, ये जो हमारे व्रत होते हैं इनके रिचुअल्स वर डिफिकल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे लॉस आ गए थे, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के अंदर क्या होने लगा था कि डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था, कि मतलब जो कास्ट बेस्ड सिस्टम आ गया था कि ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा माने जाने लगा था और जो लोअर कास्ट थी उनको बहुत ज्यादा दबाया जाता था, उनको मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसको हटाने के लिए भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब हेड ऑफ डिवोशनल मूवमेंट, ठीक है। अब जो ये हमारा भक्ति मूवमेंट था इसके हेड कौन कौन थे, एक तो थे स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, कबीर, गुरु नानक जी, नामदेव एंड तुलसीदास एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या थे, ये इन सब के हेड थे भक्ति मूवमेंट के, ठीक है। इन सबको आप बॉडीज को याद रखना। फिर इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, जब भक्ति मूवमेंट हो गया तो फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या आया, एम्फेसाइज द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग वाइल रिमूविंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। भक्ति मूवमेंट के बाद जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था वो हट गया और जितने भी ह्यूमन बीइंग थे उन सबको इक्वलिटी मिली, ठीक है। फॉर्मुलेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा प्यार बढ़ा। इंक्रीज रिस्पेक्ट फॉर लोअर क्लास, ठीक है,
कर्म कांड स्प्रेड बाय ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स जितने भी थे उन्होंने कर्म कांड को स्प्रेड किया, यानी कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसे चीज को स्प्रेड किया। हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ स्टार्टेड बीइंग नतमस्तक इन ईच अदर्स वर्शिप एंड रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा सूफी मूवमेंट। जैसे कि हमारा भक्ति मूवमेंट था उसके अंदर क्या था कि जो हिंदूज थे उन्होंने स्टार्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर जो भक्ति सूफी मूवमेंट है वो मुस्लिम्स द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जस्ट एज द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड अमंग द हिंदूज, इन द सेम वे सूफीज इमर्ज्ड ऑन द बेसिस ऑन लव्ड इमोशन among Muslims। ठीक है, so different opinions on different scholars on where the word Sufi originated। तो देखो सूफी वर्ड है ना, मतलब अलग अलग जो स्कॉलर थे उन्होंने अलग अलग बात बताई कि सूफी वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ है। पहले स्कॉलर यही कहते हैं कि सूफी वर्ड जो है जो साफा वर्ड है उससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है लाइफ ऑफ प्योरिटी एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर दूसरे बताते हैं कि सूफी वर्ड सूफा से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि वूल था। वूल यानी कि वूलन कपड़े पहनते थे जो कि मुस्लिम्स, उन्हें सूफी कहा जाता था। और सूफी वर्ड सोफिया, यानी कि जो तीसरी बात ये कहा जाता है कि सोफिया वर्ड से ओरिजिनेटेड हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, सो जो सूफीज आर दोज हु आर concerned with the simplicity, purity, equality and generosity of the Islam Sufis। देखो सूफीज वो लोग माने जाते हैं जो कि कंसर्न किसके साथ होते हैं, एक तो सिंप्लिसिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, इक्वलिटी के साथ एंड जेनोरिटी के साथ। ठीक है, तो देखो इस्लाम के अंदर दो मेन स्ट्रीम्स हैं, पहला है वजूदिया एंड सऊदिया दूसरा। ठीक है, वजूदिया का मतलब होता है केप डिस्टेंस फ्रॉम रेडिकल इस्लाम, यानी कि कट्टरवाद से दूर रहते हैं ये लोग इस्लाम को प्रमोट करने का काम नहीं करते, बस उसमें रहते हैं। ठीक है, इस्लाम को वो करते हैं, मतलब उसके अंदर वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसे प्रमोट नहीं करते, उसका काम नहीं करते, और बिल्कुल भी उनके अंदर कट्टरवाद नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि कट्टरवाद यानी कि अपनी जो रिलीजन है उसे ज़्यादा बड़ा मानना और किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट ना देना। ठीक है, जो सऊदिया लोग होते हैं वो मच क्लोजर टू द ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, यानी कि कट्टरवाद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं इस्लाम को। ठीक है, सऊदा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, स्टार्टेड इन 12th सेंचुरी, जो कि हमारा सूफी मूवमेंट था वो 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और पॉपुलर हुआ था 13th सेंचुरी में। ठीक है, अब हम सूफी मूवमेंट की जो मेन थीम थी, जो सूफी मूवमेंट था उसकी जो मेन थीम थी वो थी वहादत उल वजूद, मीन्स उसका मतलब क्या था, यूनिटी ऑफ गॉड। ठीक है, अब देखो द फर्स्ट सूफी सेंट वाज बेगम राबिया ऑफ बेशरा इन इराक से ही सूफी जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था, और उसकी जो फर्स्ट सेंट थे बेगम राबिया थी जो कि बेशरा थी। ठीक है, बेशरा इन इराक। ठीक है, अब देखो जो हमारे सूफी मूवमेंट है उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि काफ़ी इजी वे में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप देखो। सूफी डिराइव्ड इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इस्लाम, जो कि सूफीज थे ना उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो डायरेक्टली इस्लाम से ही आ रही थी। ठीक है, एम्फेसाइज्ड अपॉन लीडिंग अ सिंपल लाइफ, ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, काफ़ी सिंपल लाइफ जीने के ऊपर फोकस करते थे, कोई भी उसके अंदर ज़्यादा इंजॉयमेंट वगैरह नहीं चाहिए, काफ़ी सिंपल लाइफ जीने में ही फोकस करते थे। सूफी सेंस 6 इनर प्योरिटी, उनके अंदर जो इनर पीस है या फिर इनर प्योरिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है, डिवोशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रोज़ा और नमाज। ठीक है, जो डिवोशन है यानी कि जो भक्ति भाव है अंदर से भगवान के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फास्ट और नमाज यानी कि प्रेयर से। ठीक है, सेल्वेशन यानी कि जो मोक्ष है थ्रू लव फॉर गॉड, जो कि लव है हमारे भगवान के लिए, उससे मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, द सूफीज वर डिवाइडेड इनटू 12 ऑर्डर्स, जो कि सूफीज थे वो 12 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइडेड थे। डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, और जो जितने भी सूफीज होते हैं वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, आई होप आपको सूफी मूवमेंट समझ में आ गया होगा, मेन इसके फीचर्स याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने सूफी वर्ड के बारे में बताया था वही देख लेना, और वजूदिया एंड सऊदिया। ठीक है, ये मेन चीज़ें इसके अंदर जो कि आपको लिख कर आनी है, ऐसे पेपर आता है तो। ठीक है, पेपर में आता है, अगर आता है क्वेश्चन, ठीक है, सूफी मूवमेंट के ऊपर, तो आपको ये सब चीज़ें लिख कर आनी है। फिर हम देखेंगे सम फेमस पर्सनैलिटीज़। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो कि काफ़ी फेमस थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था ह्यूमंस के लिए। जो पहले थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय काफ़ी
फेमस थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। स्प्रेड द मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोगों के अंदर इन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन है उसे अच्छे से प्रमोट किया था, स्प्रेड किया था उसे, साइंस को, टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है। फिर आते हैं R.G. बंदरकर एंड M.G. रनौट्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था इंटरकास्ट मैरिजेस को एंड फ्रीडम फॉर वुमेन्स, इन्होंने काफ़ी वुमेन्स के लिए किया था, ठीक है, और इंटरकास्ट मैरिजेस को भी प्रमोट किया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको आप काफ़ी लोग जानते होंगे, इन्होंने मतलब आर्य समाज की जो फाउंडेशन थी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, आर्य समाज, और फाउट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो कि अनटचेबिलिटी सिस्टम था उसके मतलब अगेंस्ट में भी ये बोले थे, और कास्ट रिजिडिटी के भी अगेंस्ट में बोले थे, जैसे कि जो कि कास्ट रिजिडिटी होती है, ठीक है, कास्ट सिस्टम होता है। और सईद अहमद खान जो थे वो भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे, और इन्होंने एंकरेज किया था मुस्लिम्स को अडॉप्ट करने के लिए मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि मुस्लिम्स हमारे ज़्यादातर क्या करते हैं, वो मतलब जो हमारी उनकी जो प्रथा चलती आ रही है, जो उनकी पहले की एजुकेशन है उन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन इन्होंने उन्हें एंकरेज किया था कि वो मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करें, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था, जो प्रथा सिस्टम है, यानी कि जो पर्दा होता है ना जो माउंटेन्स के अंदर, उस सिस्टम के अगेंस्ट में भी बोला था, ठीक है। जो सईद अहमद खान, ये जो चार थे ये भी थे, और एक स्वामी विवेकानंद भी थे, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इनके बारे में तो लिख कर ही आना, ठीक है, आप स्वामी विवेकानंद के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, 10 मार्क्स में तो आ नहीं पाएगा ये, ठीक है। इसके ये किसी के पार्ट्स में आ सकता है, ठीक है, मतलब 10 मार्क्स में अकेला क्वेश्चन तो नहीं आएगा। फिर यार 2022 और 23 में 5th सेम में पूछा गया था क्वेश्चन, मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है ये बताओ, ठीक है। सो देखो, रिलीजन हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर, ठीक है। इंडिया कल्चर के अंदर जो रिलीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम 2011 की बात करें, उसके सेंसस की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो कि हमारे जो रिलीजन है वो 16 के अंदर डिवाइडेड है, मतलब जो मोस्टली ज़्यादा लोग हैं वो 16 रिलीजन के अंदर डिवाइडेड है। पहला जो है हिंदुज़्म, जो कि 79.8% लोग जो है हिंदुज़्म को, रिलीजन को फॉलो करते हैं। इस्लाम को 14.2% लोग फॉलो करते हैं, सिखिज्म को 1.72% एंड क्रिश्चियन को 2.3% एंड बुद्धिज्म 0.7%। जैनिज्म जो सभी सबके कम फॉलो किया जा रहा है 0.37%, ठीक है। अब हम हिंदूज़ की बात करते हैं। अब देखो आपको इसके अंदर क्या लिख कर आना है, आपको सब हिंदूज़ के, इस्लाम के बारे में, इन सब के बारे में आप जितना पता हो लिख देना, ठीक है। पहले देखो हिंदुज़्म के देखें तो मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड रिलीजन इन इंडिया इज डाइवर्स एंड ऑफ्टन सीन एज द अम्ब्रेला टर्म फॉर द वेरियस रिलीजन एंड ट्रेडिशन। एक अम्ब्रेला माना जाता है हिंदुज़्म को, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडिशन और रिलीजन आते हैं, ठीक है। इस्लाम हमारा क्या है, सेकेंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन इंडिया। सिखिज्म की बात करें तो ये इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था। प्रमोट्स डिवोशन टू अ फॉर्मलेस गॉड, ठीक है, एंड एम्फेसाइज सर्विसेज, ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी। ये किस किस चीज़ों पे फोकस करता है, तो सर्विसेज पर, कैसे आप लोगों को सर्विस दे सकते हो, ह्यूमैनिटी पर एंड इक्वलिटी पर, ठीक है। फिर बुद्धिज्म की बात करें तो फोकसिंग ऑन अ यूनिवर्सल एथिक्स रेदर देन अ कास्ट बेस्ड एथिक्स, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म है ना, ये ज़्यादातर कास्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, ये किस पे, यूनिवर्सल एथिक्स, जो कि इनकी जो टीचिंग्स हैं जो कि बुद्धा ने बताई हैं, फॉलो द बुद्धा टीचर्स, है ना, उनको कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और इनर पीस को अचीव करने पर फोकस करते हैं। फिर आता है जैनिज्म स्ट्रांगली अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस को ज़्यादा ये प्रमोट करते हैं, और प्रमोट वेजिटेरिज्म यानी कि जो नॉनवेज को नहीं खाना होता, यानी कि मतलब वेजिटेरियंस को बढ़ाते हैं, और एनिमल वेलफेयर, एनिमल्स को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में भी बताया जाता है इसके अंदर, जैनिज्म के अंदर, और उसी को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रिश्चियनिटी की बात करें तो थर्ड मोस्ट फॉलोड रिलीजन है इन इंडिया, मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द 4 साउथ के अंदर ज़्यादा है, और मुंबई के अंदर है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी। तो ये क्रिश्चियनिटी कितना है हमारा, 2.3% है रिलीजन। तो ये थी हमारी क्या कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट होती है। देखो मेरे को ITCS में बस एक ही प्रॉब्लम है कि जितने भी जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छे से नहीं होता तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी,
ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मल्टी आइटम्स को, और ऐसे एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। और टेलीग्राम को आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नोट परचेज करने के लिए, और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के जो कि हम और सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनके प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, और इसकी प्लेलिस्ट का भी फुल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी ऐड की है, वो भी आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।